नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। वह टॉपिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं टॉपिक्स में क्या कुछ बातें कही गई हैं। टॉपिक का नाम है पेंडोरा पेपर्स। आइए समझते हैं पेंडोरा पेपर्स में क्या कुछ हमारे सामने डायमेंशंस उभर कर आते हैं। डायमेंशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर यह खबर क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तब हम समझेंगे कि पेंडोरा पेपर्स क्या है। इसके बाद पेंडोरा पेपर्स के खुलासे पर एक नज़र डालेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। तब हम समझेंगे कि पनामा पेपर्स से पेंडोरा पेपर्स का जो मामला है यह कैसे अलग है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में पनामा पेपर्स के बारे में भी थोड़ा आपको जानना होगा। तब हम आगे समझेंगे कि इस पूरे इशू पर भारत को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, भारत के संदर्भ में इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। तब सबसे अंत में इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो कंक्लूजन निकल कर आता है उस पर बात करेंगे और सबसे अंत में आपके लिए एक सवाल रहेगा। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर की बात करें तो खबर के कॉन्टेक्स्ट में यदि कहा जाए तो इसमें कहा गया है पेंडोरा पेपर्स एक्सपोज ऑफशोर एसेट्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसमें यह कहा जा रहा है कि पेंडोरा पेपर्स के माध्यम से क्या एक्सपोज किया गया है। तो अब तटीय देशों में यानी कि अपने देश से बाहर के देशों में जो परिसंपत्तियां हैं उसका जो है कलेक्शन किया गया है और इसके माध्यम से ये चीज़ें एक्सपोज की गई हैं। और किन किन लोगों की, तो बहुत ही नामचीन हस्तियों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई कि उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके जो एसेट्स हैं वो बाहर के देशों में है और जिसको लेकर करके इसमें खुलासा किया गया है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। इसके पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ बातें कही गई हैं। यदि पेंडोरा पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम और अधिक डिटेल में समझें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर पेंडोरा का मतलब क्या होता है। पेंडोरा के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी कहानी है जो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि ग्रीक देवताओं के जो राजा थे उन्होंने एक ग्रीक देवता को सजा दी थी। सजा इसलिए दी थी क्योंकि उसने क्या किया था कि अग्नि चुरा करके और मानव को दे दिया था। इसी के एवज में, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने उस देवता के भाई से एक महिला की शादी करवाई और जो देवताओं के राजा थे उन्होंने उस महिला का निर्माण किया था, उस महिला को गढ़ा था और उसी का नाम पेंडोरा रखा गया था। जब शादी हुई उस पेंडोरा की तो उन्होंने क्या किया, ग्रीक देवताओं के राजा ने क्या किया कि एक गिफ्ट जो है उस औरत को उपहार स्वरूप दिया, है ना। और वह जो गिफ्ट था वह एक बक्सा था, एक जार था, ठीक है। इसलिए उसे कहा जाता है पेंडोरा बॉक्स। चूँकि जिस औरत का निर्माण किया गया था, जिस औरत को गढ़ा गया था, उसका नाम क्या था, पेंडोरा। और उसे जो उपहार के तौर पर जार दिया गया, डब्बा दिया गया, उसी के कारण उसे क्या कहा गया, पेंडोरा बॉक्स। लेकिन उसमें ये चेतावनी दी गई, ग्रीक देवताओं के राजा ने उस औरत को चेतावनी दी, एक एहतियात के तौर पर कहा कि आप इस बक्से को कभी मत खोलिएगा। लेकिन हुआ क्या कि पेंडोरा ने क्या किया कि अब उसके मन में एक संशय वाली स्थिति थी कि पता नहीं इस बॉक्स में है क्या। तो उसने क्या किया कि उस बॉक्स को एक दिन खोल दिया। हुआ क्या कि उस बॉक्स में बहुत सारी बुरी चीज़ें थीं, जैसे कि आप कह सकते हैं घृणा, मृत्यु, है ना, लालच, शोक, ये सब चीज़ें थी। ये सब बाहर निकल कर के और बिखरने लगी। तो उसने अचानक से उस बॉक्स को बंद कर दिया। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि उसमें एक मृत तृष्णा जैसी जो चीज़ थी वह उसमें रह गई थी। ये कहानी के तौर पर ये चीज़ें कही जाती हैं, है ना। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि आखिर मैं इसे जो पेंडोरा पेपर्स का जो इशू है इसे उस कहानी से क्यों जोड़ रहा हूँ। तो दरअसल ये है कि अभी जो पेंडोरा पेपर्स का इशू हुआ है, इसमें जो चीज़ें खुली हैं, जो खुलासा किया गया है, इसमें कुछ इसी रूप में इसे देखा जा रहा है कि जब खुलासा हुआ तो कई सारे जो नामचीन हस्तियाँ थीं, इनके जो आर्थिक स्थितियां हैं, इनके बारे में ये जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज में बहुत सारी बातें उनके कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं, है ना। तो इस कारण से यह जो इशू है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आ गया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने इसे चर्चा के तौर पर लिया है। तो इसमें यह कहा गया है कि गुप्त वित्तीय लेन देन एवं कारोबार संबंधी मामले को इसमें दर्शाया गया है, इस खुलासे के तौर पर दर्शाया गया है। और इसे जो है ICIG यानी कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के माध्यम से इसमें जांच पड़ताल की गई थी। किसके सहयोग से,
तो द वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, इंडियन एक्सप्रेस और द गार्जियन सहित कई ऐसे मीडिया जगत के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इसमें जुड़े हुए थे और उससे 600 पत्रकार जो थे, लगभग 600 पत्रकार इसमें शामिल थे इस जांच में, है ना। और उन्होंने जो जांच पड़ताल की, जो एक खोजबीन की, उस खोजबीन से पता चला है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई नामचीन हस्तियों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो दूसरे देशों में वो हो रहे हैं और वो बहुत ही गुप्त तरीके से हो रहे हैं, जिसका जो है रिकॉर्ड वैध तौर पर नहीं है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 14 वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनियों और फर्मों की 11.9 मिलियन लीक फाइलों पर एक गोपनीय डाटा जो है ये शो करता है ना। 11.9 मिलियन यानी कि लगभग 12 मिलियन लीक फाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। इससे जुड़ा हुआ जो गोपनीय डाटा है ये लीक किया गया है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में पेंडोरा पेपर्स का जो ये इशू है यह चर्चा में आ गया है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका के अलावा पनामा, स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों में लगभग 29,000 ऑफ द शेल्फ कंपनियां और निजी ट्रस्ट बनाने के दस्तावेज और गुप्त वित्तीय लेन देन का पता चला है ना। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज के बारे में बता देता हूँ, एक ऑफ द शेल्फ कंपनियां और निजी ट्रस्ट, है ना। यहाँ ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऑफ द शेल्फ कंपनियां निर्मित की गई हैं और निजी ट्रस्ट जो है वो बनाए गए हैं दूसरे देशों में, ठीक है। कहाँ पर? तो सिंगापुर में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में, ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज माने जाते हैं यहाँ पर। अब ये आपको समझना होगा कि ये ऑफ द शेल्फ कंपनीज क्या होती हैं और ये जो निजी ट्रस्ट हैं ये क्या होती हैं। ऑफ द शेल्फ कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं तो पहले आपको ये समझना होगा कि शेल्फ कंपनियां क्या होती हैं, है ना, तब आप समझ पाएंगे कि ऑफ द शेल्फ कंपनियां क्या होती हैं। शेल्फ कंपनी का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन वह किसी प्रकार का कारोबारी जगत में कारोबार जो है वह कुछ भी कर नहीं रहा है, कोई भी उसका ऐसा बिजनेस रिकॉर्ड में नहीं है ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जो कि रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो कारोबार नहीं कर रही हैं बल्कि वो कंपनी बनने के लिए रेडीमेड हैं, तैयार हैं, बस उन्हें कंपनी के तौर पर कारोबार की जो गतिविधि है वो संचालित होनी चाहिए। ऐसी कंपनियों को शेल्फ कंपनियां कहते हैं। बहुत ही मोटे तौर पर यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसी कंपनी, ऐसी व्यवस्था जिसमें जो कंपनी है वह ताखे पर रखी हुई है कंपनी बनने के लिए, है ना, तो वह जो कंपनी है वह शेल्फ कंपनी के तौर पर जानी जाती है। और यदि यह शेल्फ कंपनी हमारे देश से बाहर या किसी भी देश के बाहर वाले देश में वो कार्य कर रही है तो यह जो कंपनी है यह क्या कहलाएगी? ऑफ द शेल्फ कंपनी के तौर पर जानी जाती है ना। तो ऐसी लगभग 29,000 कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है कि इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो कार्यरत हैं दूसरे देशों में और उसके नाम से वहाँ पर जो है अपनी संपत्ति का इन्वेस्टमेंट किया गया है विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न हस्तियों के द्वारा, और यह जो है बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। आगे देखते हैं, आगे जो बात कही गई है, निजी ट्रस्ट बनाया गया है। ट्रस्ट बना करके भी अपने धन का निवेश किया गया है दूसरे देशों में, ताकि जिस देश में कोई व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर से जो टैक्स देने की संभावना बन सकती थी वह टैक्स न दिया जाए, टैक्स बचाया जाए, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें निजी ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रस्ट क्या होता है? तो ट्रस्ट क्या है? एक अलग कानूनी इकाई नहीं है ना, यह कोई लीगल एंटिटी नहीं है। यह आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यह एक लीगल एंटिटी नहीं है। इसमें शामिल 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। पहला तो है सेटलर, है ना, दूसरा होता है ट्रस्टी और तीसरा होता है लाभार्थी जो कि बेनिफिशियरी होता है। सेटलर की यदि मैं बात करूं तो सेटलर वह होता है जो कि ट्रस्ट का निर्माण करता है। निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है वह सेटलर कहलाता है। जब हम ट्रस्टी की बात करते हैं तो ट्रस्टी क्या होता है? सेटलर द्वारा नामित लोगों के एक समूह के लाभ हेतु संपत्ति रखता है। मान लीजिए कि कोई सेटलर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को जब बनाया तो उस ट्रस्ट की रखवाली के लिए, उस ट्रस्ट से जुड़े हुए जो
आर्थिक गतिविधियां हैं उसके लिए एक ट्रस्टी की वह व्यवस्था करता है। ट्रस्टी क्या करता है, ये उस पार्टिकुलर सेटलर से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए वह कार्य निष्पादन करता है। और लाभार्थी कौन हुआ, तो लाभार्थी का मतलब हुआ जिन्हें संपत्ति का लाभ विरासत में मिला होता है, वह लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 यानी कि 1882 के इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अनुसार जो ट्रस्ट की अवधारणा है इसे कानूनी आधार दिया गया है ना। इसे एक कानूनी आधार दिया गया है, किसके आधार पर, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के आधार पर। किसे, तो ट्रस्ट की अवधारणा को, है ना। लेकिन ट्रस्ट को जो है ट्रस्टी के दायित्व के तौर पर मान्यता दी गई है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ट्रस्ट जो है ट्रस्टी का एक दायित्व है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसे यहाँ पर देखा गया है। भारत में ऑफशोर ट्रस्ट को भी मान्यता दी गई है ना। भारत में क्या किया गया है कि जो ऐसे ट्रस्ट जो कि भारत से बाहर गठित किए गए हैं उन्हें भी भारत के द्वारा मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं, तो इसमें बहुत चीज़ें सामने आती हैं। इसमें यह है कि आखिर ऐसा किया जाता है, इसके पीछे क्या कुछ धारणा काम करती है। तो पहला तो यही है कि गलत तरीके से अर्जित धन को छुपाने की कोशिश की जाती है ना। दूसरा क्या है कि करों से बचने के लिए आय छिपाया जाता है ना। जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो या कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि अपने धन को ऑफ द शेल्फ कंपनी में या फिर इस तरीके के ट्रस्ट में निवेश करती है, तो उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि हमारा जो धन है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के, मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो इंडिया से शिफ्ट करके हम वहाँ भेज दें, और जिस धन पर यहाँ पर कर लगाया जा सकता था, इनकम टैक्स लगाया जा सकता था या किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जा सकता था, उस टैक्स से हमें बचाव मिल जाए, उस टैक्स से हमें सुरक्षा मिल जाए, है ना। दूसरा क्या है कि लेनदारों से बचाव के लिए भी इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। लेनदार मतलब क्या, यदि बैंक से किसी ने लोन ले रखा है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो क्या करता है कि वो अपने धन को किसी और जगह उसे शिफ्ट कर देता है। इसके कारण क्या होता है, लेनदार के कॉन्टेक्स्ट में यदि उसे कहा जाए तो भाई वो कहता है कि भाई हम तो बैंकरप्ट हैं, हम तो दिवालिया हैं, तो हम आपको पैसा कैसे चुका सकते हैं। जबकि इसका होता है इसका उलट, उसमें वो क्या करता है कि अपने धन का निवेश कहीं और शिफ्ट कर देता है। तो इस स्थिति के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कभी कभी आपराधिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरीके से धन का निवेश आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है या फिर ड्रग्स स्मगलिंग के लिए किया जाता है। तो ये सब जो स्थितियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। आगे जिन पार्टिकुलर कंट्रीज में, जिन पार्टिकुलर देश में इस तरीके से अपने धन का निवेश किया जाता है या फिर जहाँ पर निजी ट्रस्ट की स्थापना की जाती है या फिर ऑफ द शेल्फ कंपनी की स्थापना की जाती है, वहाँ पर क्या उन्हें फ़ायदा मिलता है। वहाँ पर दरअसल होता यह है कि नियोजन की आड़ में उन्हें कर से बचाव मिल जाता है ना। कि वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पर स्टेट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हम अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से इन्हें टैक्स से बचाव मिल जाता है। इसके साथ साथ विदेशों में जो करे गोपनीयता कानून है, जिन पार्टिकुलर कंट्रीज़ में इस तरीके से ऑफ द शेल्फ कंपनीज की स्थापना की जाती है, वहाँ पर बहुत ही कड़े गोपनीयता कानून का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण से कोई भी उनसे जुड़ा हुआ जो भी बैंक इन्फॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलर कंट्री को सौंपा नहीं जाता है ना। तो इस कारण से भी उन्हें फ़ायदा मिल जाता है। किन्हें, तो जो भी लोग इस तरीके से अपना निवेश करते हैं। अपतटीय ट्रस्ट में स्थानांतरित धन लेनदारों से सुरक्षित रहता है। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि क्रेडिटर्स से बचाव किया जाता है। और जब ये अपतटीय ट्रस्ट जो होते हैं, जो ऑफशोर ट्रस्ट में जो धन का निवेश किया जाता है, जो लेनदार हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनकी पहुँच यहाँ तक हो नहीं पाती है, और इस तरीके से उनका जो धन है वो कर से वंचित हो जाता, कर से उन्हें
एक बचाव, एक सुरक्षा मिल जाती है। इसके अलावा पूंजी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में लचीलापन भी जो है इनके लिए एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच के तौर पर सामने आता है। आगे और देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। आगे यदि हम बात करें पेंडोरा पेपर्स के खुलासा के कॉन्टेक्स्ट में, तो कई देशों और सरकारों के 1 दर्जन से अधिक प्रमुखों के नाम इसमें उजागर हुए हैं। जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि कई नामचीन हस्तियों के नाम इसके कॉन्टेक्स्ट में उजागर किए गए हैं। तो दस्तावेज में करीब 35 वर्तमान और पूर्व नेताओं का जिक्र मिलता है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक कर से बचने के आरोपों का ये सामना कर रहे हैं, है ना। ऐसे जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों के बारे में यदि जांच की गई तो जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार में भी फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी फंसे हुए हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बात की जाए तो ऐसे लोगों पर सीबीआई जो है जांच बैठाई हुई है, या फिर सीबीआई जो है उनसे जुड़े हुए मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जा सकता है उसे, तो वह जो है उसके कंटेक्स्ट में जांच किया जा रहा है ना। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां ये दर्शा रही हैं कि वैसे लोग जो कि किसी भी तरीके से आर्थिक घपले में जुड़े हुए हैं, आर्थिक जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, ये लोग इसमें बड़े पैमाने पर सामने आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा विशेष रूप से किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जो कि जॉर्डन के राजा हैं, किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने क्या किया कि कैलिफोर्निया से लेकर वाशिंगटन तक लगभग $100 मिलियन की संपत्ति इकट्ठा की है इन ऑफशोर कंपनीज और ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट बना करके। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में इस तरीके से धन का एकत्रण किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति के द्वारा, है ना। आगे क्या कहा गया है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सीधे तौर पर इन फाइलों में नाम तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी इसमें फंसे हुए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यदि हम पनामा पेपर्स से कैसे, यह जो पेंडोरा पेपर्स का मामला है ये कैसे अलग है, इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको समझना होगा कि पनामा पेपर्स क्या है और इसके साथ साथ जो पैराडाइज पेपर्स है ये क्या विषय था। तो जहाँ तक बात आती है पनामा पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में, पनामा पेपर्स पर हमने दुनिया इस हफ्ते का जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। जहाँ तक बात आती है पैराडाइज पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसे हम समझते हैं। पेंडोरा पेपर्स जो है ये कॉर्पोरेट संबंधी खुलासे के बारे में बताता है। इसमें ये कहा गया है कि व्यापारिक घरानों और अमीर व्यक्तियों द्वारा स्थापित अपतटीय कंपनियों के संयोजन के साथ ट्रस्टों का एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मैं इसे बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल होता यह है कि मान लीजिए यह कोई एक पर्सन है और ये जो है दूसरे देश में यदि वो एक ऑफशोर सेल्फ कंपनी स्थापित कर रहा है, तो पहले क्या होता था, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है ना, और ये यदि ऑफशोर सेल्फ कंपनी यदि स्थापित कर रहा है, तो वर्तमान में यदि पेंडोरा मामले की बात की जाए तो अभी क्या कर रहा है वो कि एक बीच में ट्रस्ट बना रहा है। इस ट्रस्ट के माध्यम से वह इस पार्टिकुलर देश में किसी भी दूसरे देश में कंपनी संचालित कर रहा है और यह जो है इसी ट्रस्ट के माध्यम से अपना निवेश कर रहा है। यानी कि मीडियम के तौर पर यह जो ट्रस्ट है ये काम कर रहा है ना, यहाँ पर ये बात की जा रही है। लेकिन जब हम पैराडाइज पेपर्स की बात करते हैं तो इसमें सीधे क्या होता था कि जो भी राजनेता होते थे या फिर जो भी नामचीन हस्तियाँ होती थी, जो भी बड़ी वित्तीय कंपनियाँ होती थी या फिर कुछ कानूनी कंपनियाँ भी होती थी, वे भी क्या करती थी कि वो सीधे सीधे दूसरे देशों में एक एंटिटी, एक उद्यम स्थापित कर लेते थे और वहाँ पर अपना जो अपनी जो आय है उसे वहाँ पर शिफ्ट कर देते थे, है ना। तो ये जो इशू है ये पैराडाइज पेपर्स के माध्यम से ये इशू चर्चा में आया था और टैक्स हेवन के लिए फ्रांसीसी शब्द पैराडाइज फिस्कल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया था, पैराडाइज पेपर्स कहा गया था। तो पैराडाइज पेपर्स में डायरेक्ट किसी दूसरे देश में एक एंटिटी स्थापित की जाती थी और वहाँ पर अपने धन का निवेश किया जाता था। जहाँ तक बात आती है पेंडोरा पेपर्स के मामले में, तो वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि मीडियम के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर ट्रस्ट का या फिर
ऑफशोर सेल्फ कंपनी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके माध्यम से निवेश किया जाता है ना। तो आगे और देखते हैं आगे क्या कहा गया है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत से भी बहुत नामचीन हस्तियों का नाम इसमें लिया गया है कि ये इन्होंने भी अपने धन का निवेश इस तरीके से दूसरे देशों में किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर जो है इस तरीके के नामचीन हस्तियों में गिने जा रहे हैं। इनके अलावा जैकी श्रॉफ का नाम आया है, अनिल अंबानी जी का नाम आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये जो पेंडोरा मामला है ये महत्वपूर्ण हो गया है। आगे देखते हैं। भारत सहित 91 देशों और क्षेत्रों में वर्तमान और पूर्व नेताओं, राजनेताओं, सार्वजनिक अधिकारियों के जो दस्तावेज हैं इनके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर खुलासा किया गया है ना। और भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सहित कई नाम का जिक्र किया ही गया है, मैंने आपको शुरू में ही बताया है ना। आगे क्या है, अब हम समझते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो गुप्त कारोबार पर बड़ा खुलासा यहाँ पर दिख रहा है कि जो ये नामचीन हस्तियाँ हैं ये अपनी संपत्ति का, ये अपने धन का निवेश दूसरे देशों में जो कर रहे हैं और अपनी आय छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस पर किसी तरीके का कर न लगे। तो यह जो स्थिति है यह एक तरीके से गुप्त कारोबार को दर्शाती है और यह जो पेंडोरा मामला है, पेंडोरा पेपर्स लीक का जो इशू है, यह गुप्त कारोबार का खुलासा करता हुआ दिखता है। आगे क्या है, गुप्त वित्त की वैश्विक राजनीति में कितनी गहराई से घुसपैठ है, इसके संदर्भ में भी इसमें चर्चा की गई है ना। अब यह जो विषय है, यह विषय इस कारण से अब महत्वपूर्ण हो गया है। और तीसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि सरकार और वैश्विक संगठन के कॉन्टेक्स्ट में अपतटीय वित्तीय दुर्व्यवहार को लेकर के उसे रोकने की जो एक गुंजाइश होनी चाहिए थी, वह गुंजाइश अपनाई नहीं गई है और इसके कारण जो यह इशू है यह सामने आया है ना। तो ऐसे में कोशिश करनी होगी सरकार के स्तर पर भी, वैश्विक संगठनों के स्तर पर भी, कि इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के प्रयास किए जाएं, इस तरीके से नियम बनाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। और इसी चर्चा के आधार पर अब हम देख लेते हैं क्या सवाल बन सकता है। सवाल की बात करें तो चर्चा में रहे पेंडोरा पेपर्स लीक मुद्दे को समझाने की बात कही गई है पहले सेंटेंस में। दूसरा है, साथ ही आपको ये भी बताना है कि भारत के संदर्भ में इस मुद्दे के क्या कुछ औचित्य निकलकर सामने आते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला तो यही है कि पेंडोरा पेपर लीक के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना होगा कि पेंडोरा पेपर लीक में क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि ऑफशोर सेल्फ कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही गई है और जो निजी ट्रस्ट की स्थापना की गई है बाहर के देशों में, उनमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इस तरीके से आपको समझाना होगा। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में यह जो इशू है यह किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर आपको एक पैराग्राफ के तहत आंसर लिखना होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।